नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया क्रिएटर्स मंच के आज दूसरे दिन में मैं मीनाक्षी कंडवाल और मेरे साथ हैं रंजना सिंह राठौड़। हम दोनों करते हैं आपका स्वागत और इस वादे के साथ हम फिर रंजना लौट आए हैं कि साहित्य, कला, संस्कृति और एक गहरा शानदार संवाद का पूरा दिन आपके लिए आज लेकर हम फिर लौट आए हैं। और देखिए, उम्मीद यही है कि कल के दिन जो बात खत्म हुई थी इरशाद कामिल साहब के साथ, आज वो बातचीत शुरू होगी एक पैनल डिस्कशन के साथ। लेकिन रंजना, कल के दिन के बाद पहले तो ये बताइए, आप कितनी उत्साहित हैं आज के दिन मैंने के तो लिए? कल भी आपको कहा था कि मैं शुरुआत से लेकर अंत तक हर सत्र के लिए उतनी ही इक्वली एक्साइटेड थी और आज भी वो पारा हाई होता जा रहा है। आप देखिए कि सुबह यहाँ पर बारिश हुई थी, ठंडा मौसम हो गया था, हमें लग रहा था कि हमारा कार्यक्रम जो है वो पारा दिल्ली का बढ़ाएगा। और अब आप देखिए वो पारा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, सूरज की धूप में भी और हमारे कार्यक्रम के दौरान भी। लेकिन देखिए, मौसम मेहरबान है रंजना, और इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की शाम और हसीन होने वाली है। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये बता दें कि संवाद तो है ही, कहानियां होंगी, कविताएं होंगी, हमारे साथ प्रसून जोशी जी आज होंगे, दास्तान गोई के किस्से होंगे, तो बहुत कुछ आगे होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से रंजना सीधे चल लेते हैं अभी स्टेज की तरफ, क्योंकि स्टेज पर मौजूद है हमारी सहयोगी सिकता देव और अगले डिस्कशन को वो होस्ट करेंगे। ओवर टू यू सिकता। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी और रंजना। तो दर्शक यहाँ लगातार जुट रहे हैं और जैसा कि ये आकाश है, ठीक वैसे ही हर लेखक का अपना एक आकाश होता है, एक ज़हनी आकाश। तो इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी सीमित दुनिया होती है क्या, या फिर एक ऐसा आकाश होता है जहां पर अनुभव सितारों की तरह चमकते हैं और ख्यालों की ऊंची ऊंची उड़ानें होती हैं? तो लेखक का आकाश, क्या सृजन कितना उसमें होता है, कितनी सीमाएं हैं, हम कोशिश करेंगे इसे समझने के लिए। और मेरे साथ एक बेहद ही खास पैनल है जिनको मैं आमंत्रित करूंगी यहाँ स्टेज पर। व्योमेश शुक्ल कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। स्पीकर और लेखक नवीन चौधरी यहाँ पर हैं। जया जादवानी कवि और गद्यकार, और साथ ही आलिंद महेश्वरी अनबाउंड स्क्रिप्ट के पब्लिशर। आप तीनों का स्वागत है और व्योमेश जी भी आ गए हैं। व्योमेश जी प्लीज कम। नमस्ते जी। नमस्ते। तो जैसा कि हमारे इस सत्र का थीम है लेखक का आकाश, तो जया जी मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगी और ये समझने की कोशिश करना चाहूँगी कि एक लेखक का आकाश कैसा होता है और आपने अपना आकाश कैसे बनाया है। देखिए, जैसे एक बीज पड़ता है मिट्टी में और धीरे धीरे बड़ा होता है, लेखक ऐसे ही पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने अनुभवों से, अपने संघर्ष से, अपनी संवेदनशीलता से, लोगों के दुख सुख, समाज के दुख सुख से जुड़ने से, उन चीज़ों को समझने से। तो जैसे झील में परछाई पड़ती है, समाज की परछाई लेखक के भीतर पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, लेखक की जड़ें जमीन में जितनी गहरी होंगी उसका आकाश उतना ही बड़ा होगा। बिना ज़मीन से जुड़े कोई भी लेखक अपना बड़ा आकाश नहीं रच सकता। और इसमें संवेदनशीलता भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक लेखक का आकाश बनाती हैं। और आकाश कभी सीमित नहीं होता, आकाश असीमित होता है। पर लेखक कितना छू सकता है अपने आकाश को और कितना अपनी उड़ान को जारी रख सकता है, ये एक लेखक के क्षमता पर भी निर्भर करता है, उसके अध्ययन पर भी निर्भर करता है, उसके ज्ञान पर भी निर्भर करता है। और ऐसा ज्ञान जिसे एक बार वो ले लेता है फिर उसको छोड़ना पड़ता है। भजिया जी, आपका आकाश कैसा है? उसमें सितारे क्या हैं? बादल किसको बनाया है आपने? उड़ाने कौन वहाँ भरता है आपके आकाश में? देखिए, मेरे लेखन की शुरुआत बहुत ही संघर्षशील रही है और मैंने बहुत थोड़े से शुरू किया। मुझे पता नहीं था कभी मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, पर धीरे धीरे लगातार चलते चलते, एक एक कदम रखते रखते मैं यहाँ तक आ गई। पर अब देखिए,
एक लेखक क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि वह कुछ ऐसा रच जाए, जी। कुछ ऐसा लिख जाए जो उसके बाद भी रहे, जिसे लोग पढ़ें, याद करें, खुद से जोड़ के देखें, समाज से जोड़ के देखें, और जो कालातीत हो। अब पता नहीं, लेखक का एक ड्रीम होता है ये, पता नहीं वो यहाँ पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता है, ये तो हमारे बाद तय होगा कि हमने कितना किया। पर हम अपने जीते जी बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ छोड़ के जाएं जो हमारे बाद भी रहे। विमोश जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे श्रोता और दर्शक यहाँ लगातार जुट रहे हैं और खुला आसमान है, आपका आकाश है, कुछ लाइनें हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए, फिर आपसे मैं सवाल करूंगी। हम लोग ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और छोटी बड़ी पंक्तियों की कविताएं लिखते हैं दोस्तों, जो खुद हमें ही याद नहीं रहती। लेकिन मैं कविता फिर भी सुनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे 14 भाई बहनों पर लिखी हुई कविता है। मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, लेकिन जो जिंदगी में नहीं होता वही कविता में होता है। वाह। तो ममेरे, मौसेरे, चचेरे, फुफेरे भाइयों बहनों का जो एक असंभव संसार हम लोगों को किसी उपहार की तरह मिलता है, सिर्फ जन्म लेने भर से। जन्म लेना बहुत प्यारी परिघटना है मित्रों। मनुष्य के रूप में जन्म लेने को गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत महिमान्वित किया है। मैं पैदा हुआ और मुझसे पहले मेरे 14 भाई बहन मेरा इस धरती पर इंतज़ार कर रहे थे। एक आप ही नहीं हैं, वो भी थे। उन्हीं पर है वो कविता। बिल्कुल। कविता का नाम है 14 भाई बहन। झेप से पहले परिचय की याद उसी दिन की। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? मैंने कभी गिना नहीं था, गिनने लगा। अन्नू दीदी, मीनू दीदी, भानु भैया, नीतू दीदी, आशू भैया, मानू भैया, चीनू दीदी, बचानू, गोल्डी, सुग्गू, मज्जन, पिंटू, छोटू, टोनी। तब इतने ही थे। मैं छोटा, बोला 14। वे हंसे, जान गए ममेरों मौसेरों को सगा मानने की मेरी निर्दोष गलती। इस तरह मुझे बताई गई माँ के गर्भ और पिता के वीर्य की अनिवार्यता। इन लाइनों से नवीन जी ये एहसास होता है कि कवि के लिए, एक लेखक के लिए निजी जीवन कितना मायने रखता है और सृजन वहाँ से भी होता है। तो किस तरह से एक कवि का, एक लेखक का जीवन उसको प्रेरित करता है और कैसे उसको बांधे रखता है, उसके काम को, उसकी लेखनी को? मुझे लगता है कि हमारा जीवन, आपके सारे अनुभव लेखक के तौर पे वहीं से आ रहे हैं। कई सारी चीज़ें जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो प्रयोगशाला में, जब स्कूल में हम सीखा करते थे साइंस में, मुझे लगता है कि हमारा जो आकाश है ना, हमारा अपना मानसिक प्रयोगशाला है। किसी से मिलना, किसी को जानना, अपने अंदर के विचारों को कई बार हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या चाहते हैं। ये बचपन से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वो प्रक्रिया शुरू होते होते जब अपने अंदर ही आप अपनी मानसिक प्रयोगशाला में लगातार आप सोचना शुरू करते हैं क्या अलग होगा, तो फिर एक दिन वो मेरे आकाश में एक सृजन का सूर्य उगता है, वहाँ कोई चिंगारी आती है, और वो किसी पात्र को देख के हो सकता है, किसी विचार से हो सकता है, या वो अपने जीवन से भी हो सकता है, और वो प्रभाव डालना शुरू करता है। वहाँ से आपको लगता है कि उस कहानी को, जिसको शायद लोग जानते हैं लेकिन उसकी तरफ देखते नहीं या देखना चाहते नहीं, हम वहाँ पे पहुँचें। व्योमेश जी ने इतनी सुंदर कविता भी सुनाई। अगर इसको देखा जाए तो मैं भी कई बार, मुझे याद है इनकी बात कहते हुए कि मैं भी कहता था हम 10 भाई बहन हैं, क्योंकि हम सारे कजिन जो हैं गर्मी छुट्टियों में हम सारे मिलने को तैयार होते हैं, हम 10 भाई बहन मिलेंगे, तो सारे गर्मी छुट्टी में आ रहे हैं। जो इन्होंने कहा, मुझे याद आता है कि हाँ, वो स्कूल में जब पहली बार मैंने कहा था हम 10 भाई बहन हैं, तो उन्होंने कहा 10 हैं, तब ध्यान आया कि अच्छा नहीं, हम 10 नहीं, ऐसे बांटे गए हैं। तो ये बहुत छोटी सी घटना व्योमेश जी आपने बताई, और वो मेरे जीवन का एक अनुभव, वो इनके जीवन का अनुभव। ऐसे कितने ही अनुभव होंगे जिसको हम देखते हैं और वो एक दिन विचार जो है चिंगारी की तरह कौनता है और लगता है कि ये मुझे बताना है अपने पाठकों तक।
तो आप कहें कि जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, निजी जीवन से भी आता है, आपके आसपास के माहौल से भी आता है, लेकिन क्या प्रेशर्स भी इसकी वजह से रहते हैं, दबाव में रहते हैं कि हमारी एक सीमा है, ये सीमित दायरा है और इसके आगे नहीं जाना है, ये भी एक दबाव रहता है क्या किसी लेखक के लिए? मुझे लगता है कि दबाव में अगर कोई लेखक लिख रहा है तो लेखक तो नहीं है, वो स्क्रिप्ट राइटर है। फिर स्क्रिप्ट की एक सीमा है कि मुझे ऐसा स्क्रिप्ट देना है, मैं दूंगा। लेकिन जब मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं कविता लिख रहा हूँ, वहाँ अगर मैं दबाव में आ गया तो ये तो फिर झूठ है, पूरा झूठ है। मैं उस झूठ में नहीं जाना चाहता। सारा लिखना जो था, वो जिस चिंगारी की हम बात करें, वो था क्या? वो यही तो है कि जो नहीं कहा जा रहा। मंटो का आप उदाहरण दीजिए, मंटो अगर उस सीमाओं में बन जाते तो मंटो मंटो नहीं होते। प्रेमचंद जब होरी की बात करते हैं तो प्रेमचंद नहीं होते अगर वो देखते कि नहीं ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, या इसमें चुगताई की बात आप करें। तो अगर लेखक उस दबाव में आएगा तो वो लेखक नहीं होगा, वो स्क्रिप्ट राइटर होगा, किसी दिन स्क्रिप्ट कहीं लिखेगा और खो जाएगा। दबाव में मुझे नहीं लगता कि कोई आके लेखक बन सकता है। तो यही फ़र्क है शायद एक स्क्रिप्ट राइटर और लेखक में भी। मैं जी मालिन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि आज के युग का लेखक या आज के युग की लेखनी बदली है क्या? उसकी सृजनात्मक जो क्षमताएं हैं वो बदली हैं? AI और डिजिटल युग है, ऐसे में क्या आज का लेखक पुराने लेखकों से कुछ अलग है क्या? ऐसा नहीं है। पुराना लेखक भी मनुष्य था और आज का लेखक भी अंततः मनुष्य है। लेकिन जिस लेखक के आकाश की बात हो रही है, वो आकाश बहुत अलग अलग हो गया है। अगर पल भर को बातचीत की सुविधा के लिए हम उसे अनुभव का आसमान मान लें, तो बीती 2 दहाइयों में 1990 से बदले हुए वक्त में आज तक, यानी पिछले 36 वर्षों में अनुभव करने की प्रणाली में कोई मूलभूत परिवर्तन हो गया है। जैसे अपने अनुभव के प्रति दूसरे को कन्विंस करना कठिन हो गया है। जो चीज़ मुझे खराब लगती है और मैं मानता हूं कि दुनिया में सभी को खराब लगती होगी, वो चीज़ आपके पड़ोसी को बहुत अच्छी लग रही है। अपने अनुभव को लेकर के जनता के बीच में जाना, समाज के बीच में जाना, और लेखक का आसमान उसके लोग हैं, लेखक की ज़मीन उसके लोग हैं जो उसे लेखक बनाते हैं, एक लेखक की तरह पहचानते हैं, उसके मरण धर्मा होने का या उसके अमरत्व का सबब बनते हैं। जैसे एक 14 भाई बहनों का अनुभव नवीन भाई को कन्विंस कर सका, ये बिल्कुल हो सकता है कि लोगों की नई से नई पीढ़ियों को ये बात अच्छी न लगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले गोदान करा दो दादा चले, जब भोला कहता था होरी के आसन्न मृत्यु के समय, तो गोदान एक महत् जीवन मूल्य था। आज की तारीख में गोदान की प्रासंगिकता पर, उसकी नैतिकता पर, वो क्यों कराया गया, कराना चाहिए था या नहीं, 108 तरह के अभिमत हैं जी। तो महानता का कॉन्सेप्ट जो है वो संदेहास्पद हो गया है। दुनिया की सारी महानताएं चैलेंज में हैं इस समय। एक ऐसा समय है, लेकिन जो चैलेंजर्स हैं हम उनको देख लेंगे, उनसे घबराते नहीं हैं। उनसे होड़ है हमारी। ये जो जेन जी है, अगर हम अंततः उन्हें मनवा नहीं पाए अपनी बात, तो हम काहे के लेखक हैं? तो लेखक होना बदला है, लेखक की चुनौतियां बदली हैं, और प्राचीन लेखक से नए लेखक का आकाश बदला है, और ये बदलाव बहुत सुंदर है। हमारे लेखन का लोकतांत्रिकरण हुआ है। जो हाउसवाइफ थी, वो खाना बनाने की 2 अवधियों के बीच में एक लेखिका है। वो पहले भी बहुत सुबुद्ध और सुशिक्षिता थी, लेकिन उसको लेखन का प्लेटफॉर्म ही नहीं था। आज एक फेसबुक अकाउंट आपके लेखक होने की नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण है। वाह, सही कहा आपने। आनंद जी, आप जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं व्योमोही जी, आप इससे सबसे बेहतर तरीके से आप समझ पाते होंगे, तो एक लेखक की आज के ज़माने में आप पड़ताल कैसे करते हैं? लेखक की पड़ताल उसके लेखन से ही होती है। उसका लेखन अगर इतना प्रभावशाली है या उसकी कहानी में कोई ऐसी यूनिकनेस है, तो प्रकाशक उसको ढूंढ लेते हैं। प्रकाशक
मतलब प्रकाशक से मतलब मेरा सिर्फ अपने लिए नहीं है, जी कोई भी प्रकाशक, सब देखते रहते हैं, चीज़ें पढ़ते रहते हैं कि कौन लेखक, नया लेखक क्या लिख रहा है, जो लेखक पहले से प्रकाशित हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं। तो हमेशा प्रकाशक इस चीज़ में बहुत सजग रहता है कि नया क्या लिखा जा रहा है, अच्छा क्या लिखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि प्रकाशक के साथ साथ लेखक को भी इतना सजग होना चाहिए कि उसे किस प्रकाशक से प्रकाशित होना है। ये बात अक्सर हम छोड़ देते हैं और हम इसी बात पे ज़्यादा फोकस रहते हैं कि प्रकाशक लेखक कैसे ढूंढता है। लेकिन आज के ज़माने में ये भी बहुत ज़रूरी है कि लेखक प्रकाशक कैसे ढूंढता है या उसे कैसे चुनना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि जैसे कि एक तालमेल होना चाहिए और दोनों में एक साथ साथ उसको चलना चाहिए, पैरेलली दोनों चले। लेकिन जया जी, जिन चैलेंजेस की, जिन चुनौतियों की बात व्योमेश जी ने की, आपसे समझना चाहूँगी, आप बहुत कुछ बदला है, वक्त के साथ बदलना भी ज़रूरी है, साहित्य भी बदला है, उसकी चुनौतियाँ भी बदली हैं, लेखक भी बदले हैं, जैसा कि आप सभी मान रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस नए माहौल में इन चुनौतियों के साथ उस आकाश को या अपने सृजन को हम कैसे ढूंढें, कैसे उसे समा के रखें अपने साथ? देखिए, अब जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उसके हिसाब से लिखा भी बहुत जा रहा है। अब सब लिख रहे हैं, साधु भी लिख रहा है, और अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक साधु की आत्मकथा पढ़ी, वो भी लिख रहे हैं। ट्रांसजेंडर अपनी कथा खुद लिख रहे हैं, लेस्बियंस अपनी कथा खुद लिख रहे हैं, अघोर वाले अपनी कथा खुद लिख रहे हैं। तो एक होता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आकांक्षा, इसके चलते हमारे लेखक का आकाश बहुत बड़ा और असीमित है। मतलब आकाश तो असीमित है ही, ये लेखक की क्षमता पर निर्भर करता है कि अपनी उड़ान वो कहाँ तक ले जा पाता है। तो पहले के मुकाबले में मैं देखती हूँ विषयों की विविधता बहुत है, बहुत नए नए विषय सामने आ रहे हैं। और जैन जी तो बहुत कमाल, जैन जी की इतनी समझ बारीक और तीव्र है कि बनारस के कितने लड़कों से मैं मिली हूँ जो हमारे प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं और नई पीढ़ी से भी जुड़े हुए हैं। उनकी हिंदी देखिए आप, यहाँ से कनेक्ट, वो पढ़ रहे हैं, यहाँ से कनेक्टेड हैं। उन्होंने दोनों के बीच में एक पुल बनाया हुआ है। तो अगर ये किसी को लगता हो कि जेनजी नहीं पढ़ रहा है या वो हमारे प्राचीन ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं जया है। जी, अगर जेनजी लेखक है तो वो पाठक भी है, श्रोता भी है, और बहुत जी। सारे जेनजी यहाँ पर हमको जी। सुन भी रहे हैं। जी। उनके लिए कुछ लाइनें, किस तरह से आपने उस पुल को क्रॉस किया है इन तक पहुँचने के लिए? देखिए, जिस तरह से जेनजी ने मुझे आशान्वित किया है, जीवन और जगत को समझने का उनका जो नज़रिया है और उनकी जो नज़र है, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और आपने अपनी प्राचीनता को, अपनी मौलिकता को, अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है, उसको साथ लेकर आपने आधुनिक युग में प्रवेश किया है। और इसके लिए रियली मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप आज की समस्याओं को समझें, आज की महिलाओं की समस्या को समझें, ट्रांसजेंडर की समस्याओं को समझें, लेस्बियन की समस्याओं को समझें, इस समाज की समस्याओं को समझें, लोग जो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं उन समस्याओं को समझें। तो मुझे जेनजी से बहुत आशाएं हैं। जेनजी से आशाएं हैं। कनेक्ट करिए अपनी भाषा में, अपनी लेखनी से इन दर्शकों के साथ, इन श्रोताओं के साथ। वो हमारा एक कवि है, हमारा पुरखा, उसकी कविता है काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह। वो काल जो है हमारे लिए, ये जो नए नए बिल्कुल बच्चे वृद्ध हैं, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके बाल हाल ही में सफ़ेद हुए हैं। तो जो बुजुर्गियत का यौवन होता है, वो नवीन बगल भाई में बैठे और- सुन रहे हैं। हाँ, वो बुजुर्गियत के कैशोर्य में हम लोग हैं। जी। तो शमशेर अपनी एक कविता में कहते हैं, काल तुझसे होड़ है मेरी। मैं उसी को तनिक बदल के कहना चाहूँगा कि जिन जी तुझसे होड़ है मेरी, मुझ में अपराजित तू और तुझ में अपराजित मैं, हम दोनों एक दूसरे में वास करेंगे। जो परंपरा का दाय होगा वो जेनजी में बसेगा, और परंपरा को रिजेक्शन जो होगा उसका आमूल चूल रेडिकलाइजेशन करते हुए उसमें से घूर पर फेंक देने लायक जो कुछ होगा,
आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां वो करेंगे। तो इस अर्थ में बहुत दिलचस्प ये समय है जब बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं। एक परिवर्तन और आया है छोटा सा, कि लेखक जो है वो अपनी ही रचनात्मकता का एडवोकेट बना है। क्योंकि उसके पास हमको- प्लेटफॉर्म्स हैं। नहीं, क्योंकि ये एडवोकेसी ज़रूरी हो उठी है। पहले रचना फूल की तरह कहीं भी खिल जाती थी, धूप की तरह किसी भी गंजे के सिर पर पड़ने लगती थी। अब जो है वो इतना सहज और प्राकृतिक नहीं रह गया है। जीवन हमारा इस तरह से कठिन हुआ है, उसमें इतना प्लास्टिक बढ़ा है, इतना फोम बढ़ा है, इतना झाग बढ़ गया है, आंसू की लाइनें जगह। सुनाइए ना, सब इंतजार कर रहे हैं विमेश जी। अब ये लाइव सुन रहे हैं और सब चाहते हैं कि आपको सुने वो, और ये मौका है इनसे कनेक्ट करने का। तो मुझे लगता है कि मैं वही कर रहा हूँ। आपके अपने शब्दों में जो आप किताबों में लिखते हैं, जो ये लाइव सुन पाए। मैं फिलहाल फोम पर और झाग पर और प्लास्टिक पर टिका हुआ हूँ कि ये इतना बढ़ा हुआ है इस समय में कि ये जो सहज प्राकृतिक गुण था रचना का, खुद से उग जाना, और मानो फिर प्रकृति की जिम्मेदारी होती थी कि एक फूल के असंख्य दलों को झरने तक बचाए रखना। जी। तो रचना को जैसे प्रकृति उसकी इकोलॉजी संभाले रखती थी, आज रचना का इकोसिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया है। कहीं पर तेजाब की बारिश हो रही है, कहीं पर समुद्र में तेल बह रहा है, कहीं पर बम बरस रहे हैं, कहीं पर बच्चे जो हैं बिना विद्यालय के टूटे हुए खंडहर में बैठ के भविष्य की न जाने कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कविता, कहानी, उपन्यास, हमारा पूरा वांगमय आरक्षित हुआ है। तो उसको बचाने के लिए हम ही को सामने आना होता है। और 24 घंटे में बाज़ दफ़ा हमें ये साबित करना होता है कि हम इंसान हैं और हम लेखक हैं और हम लिखते रहेंगे, और ये लेखन आपके काम का है। बिल्कुल छोटे में आप दोनों से मैं समझना चाहूंगी कि भविष्य में चुनौतियां लेखनी को लेकर क्या हैं, क्योंकि बदला हुआ माहौल है, सब हम सब मान रहे हैं। कंटेंट की ज़रूरत हमेशा रहेगी, कहानियाँ हमेशा सुनी जाएंगी। ये जो कई बार चर्चा होती है कि नहीं अब किताबें ख़त्म हो रही हैं, हमने ख़त्म होते नहीं देखा। मुझे लगता है कि 20 साल मुझे सुनते हुए हो गए कि ई बुक्स आ गया, अब किताबें नहीं होंगी। लेकिन ई बुक्स के आने के बाद किताबें वही हैं। डिजिटल सोशल मीडिया आने के बाद हुआ कि इंस्टाग्राम देख रहे हैं, अब कौन किताबें पढ़ रहा है, लेकिन वही इंस्टाग्राम किताबों का लोगों तक पहुंचा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट आएगा। जो एक चिंता मुझे कई बार दिखती है कुछ लोगों की, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, वो ये है कि अरे ये खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कहानी पहुंचनी जरूरी है। वो जो बात हम कहना चाहते हैं वो कोशिश पहुंचने जाती करते है। रहें और जी। आपके आकाश में आपके ख्यालों को ऊंची उड़ाने देते रहें, सृजन करते रहें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज जो है, जो हम कह रहे हैं कि आकाश हर किसी का है। आप अपना आकाश बनाइए, जैसा कि यहाँ मौजूद हमारे पैनल ने कहा, सीमित मत रखें, सृजन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।